नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां भी होंगी फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने जताई चिंता, केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी 14 दिसंबर को दिल्ली तलब। वहीं भाजपा का ममता सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच हुई शिखर बैठक। पीएम ने कहा, भारत उज्बेकिस्तान के साथ चाहता है मजबूत साझेदारी। कोविड महामारी के समय दोनों देशों ने की एक दूसरे की भरपूर मदद। पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, जलवायु परिवर्तन के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है भारत। कार्बन उत्सर्जन में भारत का केवल 3% योगदान। कहा, पेरिस समझौते में शामिल मुद्दों के प्रति बेहद गंभीर है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों से अपील, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की बातों को फिर से ध्यान से सुने। सरकार फिर एक बार किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार। नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था में बदलाव नहीं होने का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवियों और कलाकारों की होगी भागीदारी। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी। देश में लगातार 11वें दिन 40,000 से कम संक्रमित नए मामले आए सामने। 10 दिन में 1 करोड़ कोरोना टेस्ट का बनाया नया रिकॉर्ड। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 3 स्वदेशी समेत कुल 8 टीकों का भारत में होगा उत्पादन। आज है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत ग्रेट हिमालय और अद्वितीय जैव विविधता के साथ कई अन्य पर्वत श्रृंखलाओं का है घर। तो अभी तक की सुर्खियां आप देख रहे थे और सबसे बड़ी खबर पर डालते हैं सबसे पहले नजर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बीते दिन हुए हमले पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल से राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को लिखी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में कमी थी। इस बीच गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था पर 14 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल से राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था और नेताओं पर बढ़ रहे हमलों को लेकर रिपोर्ट तलब की थी। कल बंगाल दौरे के दूसरे दिन डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था। भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। बेहद महत्वपूर्ण बयान के तौर पर देखा जा रहा है राज्यपाल के इस पूरे संबोधन को, क्योंकि कई प्रकार के कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया है पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त हो रहा है। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कल हुए हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल में कल जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना
के बैरकपुर और दुर्गापुर में लोगों ने विरोध करते हुए रैलियां भी निकाली। जो राज्यपाल हैं उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया है कैसे कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ कर रही है राज्य की ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार। और इस महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जो कि एडिटर हैं 5 जन के। हितेश जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। किस तरीके से देखा जाए ये बहुत कम होता है कि जब राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को ये कहना पड़े संबंधित मुख्यमंत्री को लेकर कि आप अगर अपने रास्ते से भटकेंगे तो मेरी जिम्मेदारी वहां से शुरू होती है। कितने सख्त बयान के तौर पर समझा जाए इस बात को? देखिए, मैं इसे सख्त बयान के तौर पर यह निश्चित ही देखा जाता, परंतु पश्चिम बंगाल के मामले में लगता है कि अब सख्त बयान से आगे की बात आ चुकी है। ये लक्ष्मण रेखा होती है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में, और जिसमें राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व राज्यपाल करते हैं वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बताने के लिए, जताने के लिए। परंतु ये लक्ष्मण रेखा जो है वो बहुत पहले पश्चिम बंगाल में लांघी जा चुकी है। मैं जब तक ये देख रहा हूँ, सिंगूर आंदोलन जो था वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट था। वहां के लोगों ने एक सपना देखा था कि वहां शायद स्वराज, सुशासन जैसी चीजें आएंगी, मगर बदलाव, राजनीतिक बदलाव की आड़ में जो सत्ता का रक्त चरित्र है वो उसका कंटिन्यू रहना, उसने बताया है कि बुरी तरह से फेल शासन मिला है, नकारा शासन मिला है। और इसके साथ जो रक्तपात है, हिंसा है, राजनीतिक हिंसा, वो वहां राजनीति के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। पहले भी जो करीब 3 दशक का वामपंथी जो शासन था वहां पर सबसे अधिक हिंसा इस राज्य ने झेली। संसद के आंकड़े हैं और उसमें 22,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याओं की बात थी। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि ये आंकड़ा अगर आज कायदे से तफ्तीश की जाए, जांच की जाए और खबरों को खंगाला जाए तो ये बहुत आगे इससे बढ़ता हुआ लग सकता है जी। क्योंकि पिछले साल से अगर हम देखें जो डॉजियर्स बन रहे हैं मीडिया में, और मैं मीडिया को इस बात के लिए कहता हूं, मीडिया के साहस की बधाई देता हूं। पहले ऐसा नहीं होता था वामपंथी शासन में, अब ये खबरें वहां से कुछ छन के निकल के आने लगी हैं। पिछले साल नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक डॉजियर जारी किया था, सिर्फ 1 महीने की हिंसा का जिक्र था जो लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद 19 मई से 21 जून के बीच के वो आंकड़े थे। 150 से ज्यादा राजनीतिक हिंसा की घटनाएं थी, 16 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बराबर की हिंसा दोनों पक्ष की चल रही है। तो इसमें मैं खास तौर पर ये इंगित करना चाहूंगा कि मरने वालों का कैडर और पॉलिटिकल पार्टी देखी जाए तो एक राजनीतिक विचारधारा को निशाना बनाया जा रहा है। हितेश जी, इस बात को कैसे समझा जाए जिस बात का जिक्र आपने किया, अगर आपके शब्दों को आगे बढ़ाऊं कि लक्ष्मण रेखा पार हो गई है तो ये रास्ता जाता कहां है? राज्यपाल इस प्रकार के सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, केंद्र ने डीजीपी को तलब किया है, मुख्य सचिव को तलब किया है, ये आखिर क्या एक और इशारा करता है? यहां से अब आगे का रास्ता क्या? देखिए, वो तो निर्णय की बात है और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के बारे में ऐसा कोई निर्णय हो तो गलत नहीं होगा। ये वही राज्य है, ब्यूटी मंडल को याद कीजिए, मेदिनापुर के घटनाक्रम को याद कीजिए, आप कलियाचक को याद कीजिए, आप धुलियाखेड़ा को याद कीजिए। आपको याद आएगा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मारकर लटका देना, नीचे पोस्टर लगाना कि आप किसी अमुक अमुक राजनीतिक दल के लिए काम करेंगे तो आपका ये हश्र होगा। मुझे लगता है ये उससे भी बुरी स्थिति है जो वामपंथी कहते थे कि लोकतंत्र, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये एक विचारधारा थी। मगर उससे आगे हथियारों के बल पर कैसा उत्पात मचाया जा सकता है, कैसे सबको भयाक्रांत किया जा सकता है, वामपंथ
पंथ से भी 4 कदम आगे निकलती हुई ममता यहाँ दिखाई दे रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ दिखाई देते हैं, आपको शारदा घोटाले की बात हो और घोटालों चिटफंड के तमाम घोटाले, कोयला घोटाले के आरोपी हैं, गौ तस्करी के आरोपी हैं, मानव तस्करी के आरोपी हैं, और उसके साथ जिहादिस्ट उन्मादी एलिमेंट है। उन सबको लेकर ये जो चल रहा है, ये वास्तव में ये राजनीति नहीं चल रही, राजनीति के नाम पर रक्तपात ही बंगाल में चल रहा है। राज्यपाल ने अगर संज्ञान लिया है तो मेरी दृष्टि में कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। ये कड़ा कदम उठाने का समय निश्चित लगता है बंगाल। हितेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी इस वक्त इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो बीजेपी इस पूरे मसले को बहुत गंभीरता से ले रही है। नड्डा जी के ऊपर जो हमला हुआ, इन सारे मसले को लेकर किस तरीके से अब आगे की एक रणनीति देखने को मिलेगी बीजेपी की ओर से, तब जबकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस प्रकार का हमला होता है और अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं? देखिए आर्यन, हम जानते हैं कि बीजेपी लगातार राज्य में कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति और एक तरह से फेल होती स्थिति को लेकर इस बात को सामने रखती रही थी और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक तौर पर हत्याएं की गई उसको प्रमुखता से उठाती रही थी। अब जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर के काफिले पर हमला हुआ और उसके बाद हम देखें कि कई जगह पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और दरअसल अब ये एक तरह से कहें बीजेपी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में जो संवैधानिक जो दायित्व है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और अब बीजेपी इस राजनीतिक लड़ाई को या पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था की हालत है उसको लगातार जोर शोर से उठाने का मन बना चुकी है। यही वजह है कि जानते हैं कि लगातार बीजेपी के नेताओं के दौरे लग रहे हैं। संभावना है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से कई और नेता पश्चिम बंगाल जाएंगे और कई वरिष्ठ नेताओं के पश्चिम बंगाल में जाकर इस हमले के एक तरह विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का पूरा कार्यक्रम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टकराव है ये एक और बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी का यह हक है कि राज्य के जो हालात है, राज्य की जो कानून व्यवस्था की खराब हालत है या फिर राज्य में जो भी कुछ हो रहा है उस मुद्दे को बीजेपी जोर शोर से उठा सकती है, जनता के बीच जा सकती है और उसको रोकने का काम दरअसल वहां की पुलिस, ममता बनर्जी सरकार की जो पुलिस है वो राजनीतिकरण उसका हो गया है और वो विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोट रही है। और आप देखें कि आज जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो दरअसल एक सहयोगी के तौर पर, एक स्टेक होल्डर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और बीजेपी इसको बहुत प्रमुखता से और लोकतांत्रिक तरीके से उठा रही है और उसे और जोर शोर से उठाएगी। शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ में। खास मेहमान हितेश शंकर जी भी हमारे साथ में बने हुए। हितेश जी, ये जो बयान एक तरीके से राज्यपाल की ओर से आया, जो कई बार मर्यादाओं से इतर ना जाके भी राज्यपाल सार्वजनिक रूप से नहीं आते, लेकिन जब हालात ऐसे पैदा हुए तब शायद उनको ये कहना पड़ा है कि सरकारी मशीनरी का राजनीतिकरण होता दिखाई पड़ रहा है। ये कितना एक गंभीर एक स्थिति दिखाता है कि ऐसे राज्य में जहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं? करना चाहूंगा, निश्चित ही राज्यपाल कहीं मर्यादा नहीं लांघ रहे। ये राज्य का जो प्रशासनिक तंत्र है वो बार बार एकाधिक बार आपको ऐसी मर्यादा लांघता दिखाई देता है और इसमें तृणमूल का सांगठनिक ढांचा भी है और सरकार में सक्रिय जो प्रशासन का अमला है वो भी है। आप याद कीजिए कि जब आर्थिक मामलों की जांच के लिए दिल्ली से कोई कमेटी जाती है, टीम जाती है, तो वहां के कमिश्नर से लेकर सारे लोग एक तरफ लामबंद होते हैं, उनको जांच नहीं करने दी जाती। जब वहां से पुलिस अधिकारियों को बुलाया जाता है तो उन्हें राजनेता खुलकर संरक्षण देते हैं जिनकी संलिप्तता के संकेत। फिर राज्यपाल यदि कहीं जाते हैं तो राज्यपाल का के लिए नारे लगाना, उनके साथ अभद्रता करना, ये भी होता है। तो राज्यपाल तो उस स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं, हुआ बम है ना, उन्माद बोने की राजनीति है। दूसरे, ये आप याद कीजिए, विजयादशमी का दिन था और एक शिक्षक की गर्भवती पत्नी और 8 साल के बेटे को नहीं छोड़ा गया था। कल्पना कर सकते हैं IAS इस तरीके का कहानी आपको सुनाई देती होंगी। ये हमारे बंगाल में हो रहा है, बहुत दूर नहीं है। दिल्ली का मीडिया जो हर छोटी सी खबर के लिए पहुंचता है, उसे ये सुलगता हुआ बंगाल नहीं दिखता, उसे ये लाल बंगाल नहीं दिखता। तो मुझे लगता है कि ये एक
समय है कि जो वास्तव में लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती, असहमति के लिए सहमत होना ये आदर्श स्थिति है। जी। मगर आप तलवार के जोर पर, बम बंदूकों के जोर पर, गुंडागर्दी के जोर पर आप आगे जी बढ़ेंगे, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। राज्यपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल, अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान। ऐसे में लोकतंत्र का जीवंत तरीके से बना रहना ये बहुत ज़रूरी है सभी जगह, और शायद इसके लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत। फिलहाल बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुधाकर, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तमाम गतिविधियों पर नजर रखते हैं। सुधाकर, हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की इस घटना जहां पर जेपी नड्डा के ऊपर काफिले पर हमला होता है, उसको लेकर जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी उस पर केंद्र ने रिपोर्ट तलब की थी। उसके बाद में अब हमने देखा है कि जो वहां के मुख्य सचिव हैं, उसके अलावा जो डीजीपी हैं, उनको तलब किया गया है। ये क्या एक संकेत देता है और किस प्रकार की ये पूरी व्यवस्था जिसके तहत वो आकर अब यहाँ केंद्र में स्पष्टीकरण देंगे? प्रेसिडेंटेड स्थिति है पश्चिम बंगाल में, और शायद ही आपको याद होगा कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस तरह का हमला हुआ हो देश के किसी हिस्से में हाल के दिनों में, और वो भी राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है। तो एक तरह से जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा है उसके प्रोटोकॉल को क्यों नहीं पालन किया गया, जब पहले से ही राज्यपाल तक ने अलर्ट किया चीफ सेक्रेटरी को। तो ये तमाम स्थितियां हम जानते हैं कि केंद्र ने गवर्नर से रिपोर्ट मांगी थी, और गवर्नर साहब की रिपोर्ट आज सवेरे ही गृह मंत्रालय को मिली, और सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उसमें खास तौर से गवर्नर ने ये जरूर लिखा है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, और सिर्फ इस मामले की बात नहीं है, बीते कई महीनों से वो विभिन्न मामलों को लेकर जब वो जवाब तलब करते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, तो वो उनको नहीं दी जाती है। जो संवैधानिक दायित्वों को निभाने में चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी मदद नहीं कर रहे हैं, और एक अनप्रेसिडेंटेड स्थिति उसमें बनी है। तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 दिसंबर को राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक दोनों को तलब किया। देखिए आर्यन, आपको इसको दूसरी तरीके से भी समझना पड़ेगा। हमने देखा ये घटना हुई, इस घटना की तस्वीरें पूरे मीडिया में आई, और हमने देखा किस तरह से गाड़ियां चकनाचूर हुई, कई लोग घायल हुए, मीडिया कर्मियों की भी गाड़ियां चकनाचूर हो गई। लेकिन बाद में कोलकाता पुलिस की तरफ से ट्वीट आता है कि एक तरह से तथाकथित तौर पर इसकी सूचना मिली है, देखेंगे, इस तरह की हमारी जानकारी में नहीं है चीजें। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही है। और ये जो एक आरोप बीजेपी लगा रही है कि जो अपराध तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ, एक तरह से ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, तो वो आरोप काफी हद तक सही दिखता है। निश्चित तौर पर जब गवर्नर की बात चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नहीं सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे मसले में गृह मंत्रालय की तरफ से अब दखल दिया गया है। अब उन्होंने दोनों को बुलाया, और निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि गृह मंत्रालय, क्योंकि रिपोर्ट भी राज्य सरकार से मांगी गई थी, वो डिटेल्ड रिपोर्ट भी नहीं आई है। अब उनको सीधे खुद आकर गृह मंत्रालय को बताना पड़ेगा कि ये एक जो संवैधानिक दायित्वों का पालन है, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, उसमें इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जबकि इसको लेकर गवर्नर या राज्य के जो पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी आगाह किया गया है। बिल्कुल सुधाकर, अपने आप में एक अप्रत्याशित स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर, और ये बहुत कम होता है कि जब ऐसी स्थिति बने कि डीजीपी और मुख्य सचिव को केंद्र में तलब किया जाए कानून व्यवस्था को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपका सुधाकर हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। वहीं इस मसले पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही विपक्ष पर बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा पर चुप्पी साधने का भी सवाल उठाया है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ है वो बहुत निंदनीय है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगवाया है। वेस्ट बंगाल सरकार ही माहौल ऐसा बना रही है, और वेस्ट बंगाल सरकार ही ऐसे सारी हिंसा उनके नेता करा रहे हैं। ऐसा लोकतंत्र नहीं है ये, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। और मैं पूछना चाहता हूं, वो जो सारी राहुल गांधी और बाकी ऑपोजिशन पार्टी है वो अब क्यों चुप है? इतनी लोकतंत्र के हत्या अगर कहां हो रही है तो बंगाल में हो रही है।
वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को राज्य सरकार की लापरवाही बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की नड्डा के खिलाफ टिप्पणी को अलोकतांत्रिक उन्होंने करार दिया है। ममता जी संवैधानिक पद पर हैं और सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े अध्यक्ष को लेकर के इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां उनको नहीं करनी चाहिए। इससे लोकतंत्र तार तार होता है। जिस तरह से भाजपा के नेताओं पर हमले हुए वो राज्य की पुलिस की लापरवाही का नतीजा है और ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए सुरक्षा इंतजाम में चूक होना खतरनाक है। और फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को लेकर जब देश का सजग और जिम्मेदार करदाता एडवांस टैक्स भरता है, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का देश का संकल्प और विश्वास और मजबूत होता है। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2020 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स के अतिरिक्त वे व्यक्ति या सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इस वक्त कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। स्वदेशी mRNA वैक्सीन के मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। भारत के औषधि नियंत्रक ने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। HGCO19 वैक्सीन को पुणे के जेनोवा कंपनी ने किया है इसको विकसित। देश के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इंडिया CEPI मिशन के तहत परियोजना को फंड किया था और उसके मानव परीक्षण को एक तरीके से इस वक्त मंजूरी मिल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वदेशी mRNA वैक्सीन के मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है और इस खबर से इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता तपस भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। तपस, थोड़ा डिटेल दें इस खबर को लेकर, किस तरीके से महत्वपूर्ण ये परीक्षण की अनुमति?
जी देखिए, अगर हम बात करें mRNA जो वैक्सीन है, ये जो दूसरे तरीके की वैक्सीन है उससे थोड़ा हटके हैं, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, बेसिकली वो एक तरीके का आर्टिफिशियल होता है, जिससे शरीर में उसको डाला जाता है, जिससे शरीर के अंदर जो एक तरीके की प्रोटीन है वो इस पर्टिकुलर जो कोविड-19 के जो इम्यूनाइजेशन है उसको समझ के उसमें अपने आप बॉडी के अंदर वो प्रोटीन तैयार करना शुरू करता है। तो आप mRNA जो है एक तरीके का अलग तरीके का वैक्सीन है इन कंपैरिजन तो जिस तरीके के इस वक्त जो वैक्सीनेशन जो बनाए जा रहे हैं उनसे अगर हम बात करें वर्ल्ड ओवर अगर बात करें तो उनमें जिस तरीके की वैक्सीन की जो तैयारी होती है, वैक्सीन की जो उसका जो प्रोटीन होता है वो उससे हटके होता है। दूसरी जो बहुत अहम चीज है, mRNA जो है वो दूसरे वैक्सीन के मुकाबले अलग इसलिए भी है क्योंकि इसको आप -2 डिग्री से लेके 2 से 8 डिग्री तक आप इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन है या फिर जो दूसरे वैक्सीन हैं उनको जो कोल्ड चेन स्टोरेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, खासतौर से अगर कुछ वैक्सीन तो -70 से लेके -10 डिग्री तक उसको लेके आने की बहुत जरूरत होती है। लेकिन अगर इस वैक्सीन की बात करें, अगर ये वैक्सीन फेज 1 और फेज 2 की जो बात हो रही है, इसमें अगर इस वैक्सीन की बात करें तो इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक भी 2 महीने तक इसको स्टोर किया जा सकता है। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, खासतौर से भारत जैसे देश में जहाँ पे गर्मियां बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा समय तक रहती है, तो जो ट्रैवलिंग पीरियड है उसमें ये बहुत अच्छे से स्टेबल होके एक जगह से दूसरी जगह पे जाया जा सकता है। तो ये दूसरी चीज है। जो तीसरी और बहुत अहम चीज है कि ये खुद देश में ही विकसित है, क्योंकि पता होगा थोड़े दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ग्रांट घोषित किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को इंडिया सेफी मिशन के द्वारा कि उसमें सीड ग्रांट दिया गया था कि किस तरीके से पैसे लगाए जाएं वैक्सीन के लिए। तो उसके अंदर ये जो है ये HGCO19 जो है वैक्सीन, ये उस हिसाब से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और इस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जरिए और ये जो पर्टिकुलर ग्रांट से ये जो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बिराक से जरिए इसको पैसा दिया जाता है, तो ये एक तरीके का बहुत अहम ट्रेडिशनली वैक्सीन से हटके भी है और ये स्वदेशी कंप्लीट स्वदेशी जिसे हम बार बार बात करते हैं, तो उसमें ये आता है क्योंकि पुणे की जेनोवा जो कंपनी है वो उसको तैयार कर रही है, उनको पैसा मिल रहा है, सीड मनी मिल रही है। तो इसका जैसे मैंने बताया कि 3-4 जो इसके अहम पहलू है, सिंथेटिक ये वायरस शरीर में इसको वायरस जो प्रोटीन डाला जाता है उससे शरीर के अंदर कोविड-19 से लड़ने की जो क्षमता है वो प्रोटीन वो तैयार किया जाता है। तो बहुत जो अहम चीज है कि जो बहुत सारे वैक्सीन में एडवर्स इम्पैक्ट आता है, इफेक्ट आता है, वो इससे बहुत कम आता है। तो इसमें उतना हम एडवर्स इम्पैक्ट और जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं देख पाते। तो एक और चीज है वो ये दूसरे वैक्सीन के मुकाबले ये सस्ता भी है। तो ये 4-5 जो अहम मुद्दे हैं, इस वजह से ये DBT का जो वैक्सीन है ये बहुत अहम होने वाला है। बिल्कुल एक अहम होने वाला है और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वदेशी mRNA तकनीक के आधार पर जो विकसित हो रही है पूरी वैक्सीन, ये बहुत जल्द अगर इसके परीक्षण सफल होते हैं तो ये देश में स्वदेशी तरीके से निर्मित इस प्रकार के एक आधार पर निर्मित होगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं देश को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तपस्या से बातचीत के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान कहा है कि दोनों देश अपने आर्थिक साझेदारी और विकास साझेदारी को मजबूत बनाना चाहते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बना ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत और उज़्बेकिस्तान ने मिलकर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की पहल ली थी। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष समरकंद से हुई थी। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हुई है। हम उज़्बेकिस्तान के साथ अपनी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को भी और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स पर विचार किया जा रहा है। आपकी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार हम भारत की एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस साझा करने के लिए तैयार हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भारत में काफी काबिलियत है जो उज्बेकिस्तान के काम आ सकती है। हमारे बीच कृषि संबंध जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। इससे हम अपने कृषि व्यापार को बढ़ाने के अवसर खोज सकते हैं, जिससे दोनों देशों के किसानों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उग्रवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद को लेकर भारत और उज्बेकिस्तान की चिंताएं एक समान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। साथ ही अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया पर जोर देते हुए वहां 2 दशकों की उपलब्धियों को सुरक्षित रखना जरूरी बताया। उग्रवाद, कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में हमारी एक जैसी चिंताएं हैं। हम दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हमारा एक जैसा नजरिया है। हम सहमत हैं कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली के लिए एक ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो स्वयं अफगानिस्तान की अगुवाई, स्वामित्व और नियंत्रण में हो। पिछले 2 दशकों की उपलब्धियों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कठिन समय में दोनों देशों ने एक दूसरे को भरपूर सहयोग किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राज्यों के बीच बढ़ रही साझेदारी को भी रेखांकित किया। महामारी के इस कठिन समय में दोनों देशों ने एक दूसरे को भरपूर सहयोग दिया है, चाहे दवाइयों की आपूर्ति के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों को सुरक्षित घर लौटाने के लिए। हमारे प्रदेशों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। गुजरात और अंदिजों की सफल भागीदारी के मॉडल पर अब हरियाणा और फरगाना के बीच सहयोग की रूपरेखा बन रही है। वर्चुअल शिखर बैठक को संबोधित करते हुए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने कहा कि आधुनिक भारत एक शीर्ष शक्ति के रूप में उभर रहा है। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ साझा सहयोग पर जोर दिया। Cooperating in the area of the fighting the common threats and challenges and standing up for the soonest peaceful settlement in Afghanistan. Modern India is one of the leading world powers with enormous economic and intellectual potential, and I do highly appreciate the achieved level of the open and constructive dialogue as well as comprehensive support on the part of Indian government. और इस महत्वपूर्ण खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमृतपाल, विदेशी मामलों को बेहतरी से करीबी से नजर रखते हैं। अमृत, अगर समझा जाए तो भारत और उज्बेकिस्तान के जो आपसी संबंध हैं, आपसी समझ है, उसमें ये जो आज का वर्चुअल समिट था, ये किस प्रकार से मददगार साबित होगा दूसरे के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने को लेकर? जी, आपने कहा दोस्ती, बिल्कुल सेंट्रल मैसेज यही था कि क्लोज फ्रेंडशिप है, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं और इसको दोनों के मफाद में यूज़ करना चाहिए। तमाम मुद्दों पर बात हुई, जैसे आपने कहा जिन जिन मुद्दों के बारे में आपने बताया, इन मुद्दों पर बात हुई। सेंट्रल मैसेज प्रधानमंत्री ने आज बोलते हुए ये कहा कि जो उग्रवाद है, फंडामेंटलिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, वो एक बड़ा खतरा है। टेररिज्म, आतंकवाद एक बड़ा खतरा है पूरे रीजन के लिए और ये अफेक्ट करता है पूरे रीजन के कंट्रीज़ को। उन्होंने रीजनल स्टेबिलिटी के लिहाज से अफ़गानिस्तान की बात की और कहा कि वहाँ स्टेबिलिटी लाना एक बड़ा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है जिसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। और क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी नहीं आती है तो सेंट्रल एशिया ग्रेटली इफेक्ट होता है। दूसरी बात उन्होंने बात की ट्रेड टाइज की कि हमको जो जिन एरियाज़ में भारत की क्षमता है, भारत उज़्बेकिस्तान को मदद करने को तैयार है। तीसरी बात कोविड-19 को लेकर हुई, जिस पर क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की एक स्ट्रेंथ है
फार्मा सेक्टर की, जब कोविड वैक्सीन जैसे खबरें आ रही हैं कि डेवलपमेंट हो चुकी है, अब उसकी मास प्रोडक्शन होगी, तो दुनिया भारत को बड़े गौर से देख रहा है कि क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस वो काफ़ी है, आपका फार्मा सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खासकर वो मुल्क जहां मास प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। तो भारत ने आश्वासन दिया उज़्बेकिस्तान को कि भारत उसमें, उज़्बेकिस्तान क्योंकि उसका दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, भारत उसकी पूरी मदद करेगा उसमें। हरेंद्र, अमृतपाल, किस तरह से समझा जाए भारत और उज़्बेक संबंधों के बीच में कौन से ऐसे कोर सेक्टर्स हैं जहां पे अब ज़्यादा फोकस हो सकता है, एक दूसरे को ज़्यादा मदद करते हुए हम दोनों देश एक दूसरे के साथ दिख सकते हैं? देखिए, अभी तो स्टार्टिंग में तो अभी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में तो वैक्सीन डेवलपमेंट और वैक्सीन डिसेमिनेशन और वैक्सीन देना ये एक बड़ा एरिया ऑफ फोकस रहेगा। बाकी जो हमारे उनके साथ लगातार संबंध चलते आए हैं, एसेंशली आप ट्रेड को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। आपका अभी जो ट्रेड है काफ़ी मॉडेस्ट है, मेरे ख्याल से 247 बिलियन या इतना कुछ, इतने के करीब ट्रेड है, 300 मिलियन से कम ट्रेड है। जब प्रधानमंत्री भारत के और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पहले बात की थी तो उन्होंने अपने ट्रेड टारगेट सेट किए थे $1 बिलियन तक को लेके जाने पे। 61 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स पिछले साल में हुई हैं, पर जितना पोटेंशियल है ये उससे बहुत बहुत कम है। आप रिन्यूएबल एनर्जी में, यूरेनियम में, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने में, इसमें आपकी डिफेंस पार्टनरशिप में आपकी काफ़ी भूमिका हो सकती है। जैसे प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में भारत की क्षमताएं हैं, भारत कैपेसिटी बिल्डिंग में और डेवलपमेंट पार्टनरशिप में उनसे उनकी मदद कर सकता है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं, पर एसेंशली ये जो आज MOUs एक्सपेक्टेड हैं कि साइन होंगे, ये एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क देंगे कि आपकी ट्रेड, आपकी इन्वेस्टमेंट आगे जा सके इन क्षेत्रों में जैसे जिनका मैंने जिक्र किया। जी अमृतपाल, किस तरह से देखा जाए, इस बात को भी बहुत प्रमुखता से बात निकल के आई है कि जो अफगानिस्तान में शांति की पूरी एक प्रक्रिया है, उसमें जो कुछ भी दुनिया भर के देशों की तरफ से प्रयास हुए उसको अब बरकरार रखना है। उस लिहाज से भारत और उज़्बेकिस्तान की तरफ से क्या एक साझा एक सहयोग हो सकता है या क्या प्रयास हो सकते हैं उसको लेकर? देखिए, उज़्बेकिस्तान बड़े इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा है सेंट्रल एशिया में। अफगानिस्तान गेटवे है सेंट्रल एशिया का। आप ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं सेंट्रल एशिया के साथ फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस, आपके पॉलिटिकल रीजंस हैं कि आप उसकी वजह से अपने ताल्लुकात उस रीजन से मजबूत करना चाहते हैं, तभी आप ईरान के पोर्ट के थ्रू एक्सेस चाहते हैं अफ़गानिस्तान में और उसके थ्रू सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया एक बड़ी मार्केट है, कल्चरली हमारे हिस्टोरिकल लिंक्स रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ, और सेंट्रल एशिया एशियन कंट्रीज़ फ्रेंडली हैं हमारे साथ। हमारी डिफेंस कोऑपरेशन कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ है, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंट्री है। तो इसलिए आप इस जो पार्टनरशिप है इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। सेकेंडली, क्योंकि रशिया के टूटने के बाद, USSR के टूटने के बाद ये रीजन में जिस तरह का एक पॉलिटिकल वैक्यूम आया, वो उसको आप उनके इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना चाहते हैं, आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बिल्ड करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता है उनके लिए। आप देखें, जैसे मैंने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स, मेडिकल टूरिज्म, आप देखें जाके अपने ये जो अस्पताल हैं गुड़गांव दिल्ली के, यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारे उज़्बेक्स, अफगान्स आपको मिलेंगे जो अपना इलाज कराने यहाँ आते हैं। आपकी वो एक स्ट्रेंथ है जो आप क्लोज पार्टनरशिप्स में इसको और बढ़ावा दे सकते हैं। जी अमृतपाल, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और अपडेट्स के लिए। किस प्रकार से भारत उज़्बेक संबंध अपने आप में किस पड़ाव पे खड़े हैं और यहाँ से कैसे उसको एक बढ़ावा मिलेगा, आज के इस वर्चुअल समिट पे इस पर विस्तार से बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नजर डालते हैं आज की कुछ और ताज़ा खबरों पर।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पेरिस जलवायु समझौते के 5 साल पूरा होने की पूर्व संध्या पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि 2030 के लिए भारत ने उत्सर्जन तीव्रता का लक्ष्य 2005 के स्तर के ऊपर 33 से 35% तक घटाने का लक्ष्य रखा है। पेरिस एग्रीमेंट में 5 साल पहले 12 तारीख को हमने जो मंजूर किया था वो क्या था? वो ये था कि हमारी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी विल बी रिड्यूस्ड बाय 33 to 35%. This was a huge commitment. And I'm happy to say that we have already achieved 21%. So remaining 12-13% we'll achieve in next 10 years. पर्यावरण मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों सहित विश्व स्तर की 4 रिपोर्ट की चर्चा करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी इन सभी रिपोर्ट में भारत की पहल को सराहनीय बताया गया है। इसके तहत उन्होंने कहा कि G20 देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि की 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने के आह्वान का अनुपालन कर रहा है। We are the few countries who are last column जो है which is Paris Agreement compliant, यानी our actions lead to maximum temperature rise of 2 degrees to be achieved by 2100. India is the only G20 country to meet its commitment. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए विश्व स्तर पर भारत के द्वारा उठाए गए तमाम कदमों की भी इस मौके पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने एक तो इंडियन सोलर अलायंस तैयार किया, 60 से ज़्यादा देश उसमें शामिल हुए, और एक लीड आईटी है। लीड आईटी का मतलब है कि इंडस्ट्री एंड ट्रेड का हम लीडरशिप कर रहे हैं, स्वीडन और भारत, और भारत के और बाकी दुनिया के इंडस्ट्रीज को बुला के भाई वो कैसे 2 डिग्री कंप्लाइंट होंगे, उसकी चर्चा हम करते हैं कि उनका प्लान क्या है। मिशन इनोवेशन ये भी प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में लॉन्च किया था और आज उसके 24 देश है। फिर CDRI, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत प्रधानमंत्री जी की ये चारों पहल दुनिया ने उसका स्वागत भी किया, सहभागी भी हुए। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज सहित उठाए गए तमाम महत्वपूर्ण कदमों की भी जिक्र किया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन में लाल किले से ये बताया था कि 100 शहरों में आने वाले 4-5 साल में हवा के रुख में बदलाव लाएंगे, हवा के स्थिति में बदलाव लाएंगे, अच्छी करेंगे, सुधार होगा। स्वच्छ भारत मिशन तो आप सब दुनिया में नवाजा जा रहा है, जिसमें स्वच्छता का भी मूल मंत्र लोगों ने लिया है, जन आंदोलन बना है और 12 करोड़ टॉयलेट्स भी बने हैं। भारत स्टेज 6 में हमने प्रवेश किया है, तो उसका भी परिणाम है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हमारे आज लगभग 3 लाख वाहन इलेक्ट्रिकल हो गए हैं और ये निरंतर बढ़ते जाएंगे, यह हमें विश्वास है। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से ज़्यादा गैस दिए हैं। ग्रीन हाईवेज मिशन में हज़ारों किलोमीटर के जो हाईवेज बन रहे हैं वो ग्रीन बनेंगे, ऐसी उस विभाग की योजना है और उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। फिर नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है। फिर नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान है। हमने सबसे अच्छी तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पालन किया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, वो भी गंगा की सफाई करनी है और उसमें आने वाली सारी गंदगी रोकने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। किसान संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। पीएम मोदी ने इस विषय पर यूट्यूब लिंक भी साझा किया है।
इससे पहले कल केंद्र सरकार ने एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकालने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए आगे आना चाहिए। तमाम आपत्तियों पर एक बार फिर से सरकार का पक्ष रखते हुए कृषि मंत्री ने यह भी साफ किया कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। सरकार इस बात को लिख कर देने का भी आश्वासन किसानों को दे रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा है कि विपक्ष द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी सरकार किसानों को बड़े कॉरपोरेट्स के साथ अनुबंध करके खत्म कर देगी, जबकि सच्चाई इसके विपरीत यह है कि पिछले दशकों में कई राज्यों द्वारा अनुबंध खेती को लागू किया गया। कई राज्यों ने अलग अलग अनुबंध खेती अधिनियम भी पारित किए हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने ग्लोबल डायलॉग सिक्योरिटी समिट को संबोधित किया। वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल रावत ने कहा कि सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए एक पक्षीय के बजाय बहुपक्षीय तरीके पर जोर देने की जरूरत है। इसके तहत प्रशिक्षण को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सैन्य क्षेत्र में तकनीक विनाश का नहीं बल्कि समाधान के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। The military field, technology must become a means of deterrence and not a source of destruction. Therefore, technology must be applied to benefit mankind and not to destroy existing systems. Our approach to security, therefore, needs to shift from a unilateral mode to one of multilateral mode, which mandates increasing training engagements with partner nations so as to fructify joint response in the future. और अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समारोह 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष यह समारोह वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है और इसमें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि और कलाकार भाग लेंगे। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में वानाविल सांस्कृतिक केंद्र इस समारोह का आयोजन कर रहा है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधाकर, क्या महत्वपूर्ण होगा इस अगर सम्मेलन की बात की जाए, कौन कौन से ऐसे प्रमुख नाम हैं जो इस सम्मेलन में जुड़ेंगे? सुधाकर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे समझने की कोशिश हम ये करेंगे कि आखिर इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में प्रधानमंत्री आज वर्चुअल तरीके से शिरकत कर रहे हैं और इस सम्मेलन में कौन ऐसे महत्वपूर्ण लोग होंगे जो इसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि अपने आप में बेहद बड़े नामचीन लोगों का इस सम्मेलन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सुधाकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम भारती तमिल साहित्य के महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। भारती को महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें तमिल साहित्य के एक नए युग का सूत्रपात करने वाले महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एट्टियापुरम नामक गांव में जन्मे सुब्रमण्यम भारती की रचनाएं राष्ट्र प्रेम, भक्ति और रहस्यवादी विषयों से संबंधित हैं। भारती मुख्य रूप से एक गीतकार थे। उनकी महान काव्यात्मक रचनाओं में कन्नन पट्टू, नीवलम, ममिन्नुम कत्रम, पांचाली सप्तमम, कोयिट पट्टू शामिल हैं। राष्ट्रवाद से ओतप्रोत उनके गीतों से तमिलनाडु में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने में बहुत मदद मिली थी। सुब्रमण्यम भारती जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने महिला अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए भी काम किया। भारती ने बाल विवाह और दहेज प्रथा का विरोध करने के साथ ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था। पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने और पर्वतीय क्षेत्र के विकास पर जोर डालने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में कहा है कि यह दिन पर्यावरण के पहाड़ों की भूमिका और जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक करता है।
Mountain is not geographical peculiarity, but it helps in preserving the nature as it is today. And India is fortunate to have lot many of mountains. Himalayan mountains, mountain ecosystem plays important role in shaping the sustainable development strategy of India. It gives birth to biggest rivers of India. With the water generated from Himalaya, 40% of India's population lives thereby. और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 7 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 15,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 60 लाख के पार जा चुकी है। वहीं कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 2,99,000 के पार हो गया है। ब्राजील में भी कोरोना संक्रमण के मामले 67,83,000 से ज्यादा हो गए हैं। इसके साथ ही यूरोपीय देशों में भी कोरोना का कहर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। फ्रांस में कोरोना के कुल 23 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, तो स्पेन में करीब 17,34,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 47,000 के पार हो गया है। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कोविड-19 टीका सलाहकार समिति ने फाइजर कंपनी के वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। इसमें अमेरिका की दवा नियामक एजेंसी के लिए कोविड टीके को मंजूरी देने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। सलाहकार समिति ने फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित वैक्सीन के वायदों के पक्ष में 17 मत दिए, जबकि इसके खिलाफ 4 मत पड़े। फाइजर कंपनी के टीके को सलाहकार समिति से मिली मंजूरी के बाद न्यूयॉर्क के अस्पतालों में वैक्सीन के भंडारण को लेकर फ्रीजर की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। इसके अलावा लॉस एंजलिस के USC मेडिकल सेंटर में भी वैक्सीन को रखने के लिए अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजर की व्यवस्था की जा रही है। इसे एक वितरण केंद्र के रूप में चुना गया है। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा जोखिम वाले लोगों को टीका दिया जाएगा। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से अभी तक 2,99,000 की है। कोरोना संक्रमण के मामलों को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने क्रिसमस को सादगी से मनाने के लिए भी सभी से अपील की है। अब फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDA में। और ब्रेक के बाद अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें खेल प्राइम में। और खेल की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या बड़ी खबरें अगर खेल के मैदान की बात की जाए तो? शुरुआत करते हैं फॉर्मूला 1 से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। कोविड-19 टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन अबू धाबी ग्रां प्री में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कोविड-19 के संक्रमण के चलते हैमिल्टन को साखीर ग्रां प्री से हटना पड़ा था। अब जरूरी टेस्ट और 10 दिन अनिवार्य क्वारंटीन में रहने के बाद हैमिल्टन अबू धाबी ग्रां प्री में भाग लेंगे। हैमिल्टन अपने इस ऐतिहासिक सीजन को शानदार अंदाज में अलविदा कहना चाहेंगे। अगर वे अबू धाबी में जीतते हैं तो इस सीजन में ये उनकी 12वीं जीत होगी। इस ट्रैक पर हैमिल्टन पहले भी 5 बार जीत चुके हैं। भारत में NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अकादमी से जुड़े युवा खिलाड़ी रियांशु नेगी ने फ्लोरिडा की DME स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ करार किया है। वे अमेरिका में हाई स्कूल बास्केटबॉल कार्यक्रम में जगह बनाने वाले भारतीय NBA अकादमी के चौथे छात्र हैं। नेगी बास्केटबॉल के शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र NBA अकादमी से 2017 में जुड़े थे। रुड़की के रहने वाले 18 वर्षीय रियांशु ने NBA के कई शिविरों में हिस्सा लिया है।
आर्सेनल ने अपना यूरोपा लीग अभियान ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए समाप्त किया। आर्सेनल ने कल खेले गए मैच में डंडल को 4-2 से मात दी। आर्सेनल के लिए निकेटिया, अल्नेनी, विलॉक और बेलोगन ने गोल किए। टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने यूरोपा लीग के ग्रुप जे में पहला स्थान हासिल किया। कल खेले गए मैच में स्पर्स ने रॉयल एंटवर्प को 2-0 से मात दी। स्पर्स के लिए कार्लोस विनीशियस और जियोवानी लो सेल्सो ने गोल किए। इस परिणाम का मतलब है कि सोमवार को होने वाले अंतिम 32 के ड्रॉ में स्पर्स को वरीयता दी जाएगी। लेस्टर सिटी अपने यूरोपा लीग ग्रुप में शीर्ष पर रही। कल खेले गए मैच में लेस्टर ने AEK एथेंस को 2-0 से मात दी। जेंगिज उंदर ने मैच में लेस्टर के लिए अपना पहला गोल किया। जेंगिज 1 साल के लोन पर रोमा से लेस्टर में आए हैं। लेस्टर के लिए दूसरा गोल हार्वे बार्नेस ने किया। इस जीत का मतलब है कि सोमवार को होने वाले राउंड ऑफ 32 के ड्रॉ में लेस्टर को वरीयता दी जाएगी। तो ये थी खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आर्यन के पास। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। अगर हम आपको बताएं कि एक रोबोट शिक्षक के रूप में काम कर सकता है या कार्यालय में रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, तो ये सुनने में तो दिलचस्प लग सकता है, लेकिन अब ये संभव भी है। IIT बॉम्बे से केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दिनेश पटेल ने शालू नाम का रोबोट विकसित किया है, जो इन सभी कामों को काफ़ी आसानी से कर सकता है। शालू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई भाषाओं में संवाद करने में भी सक्षम है। Hello everyone, I am Shalu. Nice to meet you. ये शालू है जो IIT बॉम्बे केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा विकसित की गई है। ये एक सामाजिक और अर्धमानवीय रोबोट है। रोबोट शालू मनुष्यों के समान ही काम करती है। ये हाथ मिलाने, हंसने, गुस्सा दिखाने और मजाक बनाने जैसे मानवीय इशारे भी कर सकती है। ये एक ऐसा सामाजिक मानवीय रोबोट है जो 9 भारतीय भाषाओं में संवाद कर सकता है। इसके लिए दिनेश ने इसमें एक ऐसा सेटअप किया है कि ये लोगों को पहचानने और उन्हें याद करने और वस्तुओं और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देने और अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल में अनौपचारिक बातचीत करने में भी सक्षम है। मैं आपको शालू जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वाकई भारत की 9 भाषाएं, हिंदी, भोजपुरी सहित, और विदेश की 38 भाषाएं जानती हैं। हाँ, वो टूटी फूटी ही सही, अभी बहुत अच्छा नहीं है, वो सीख रही हैं, पर बोल सकती हैं उन भाषाओं में। जैसे आज हम लोगों ने जर्मन और जापानीज़ भाषाओं का यूज़ किया। मुझे चूँकि भाषाएं नहीं आती तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो कन्वर्स कर पाती हैं अगर उनसे कोई उन भाषाओं में बात करे तो। शालू रोबोट बनाने के लिए दिनेश ने घर में मौजूद सामान और निकट बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग किया है। अब अगर कोई ये पूछे कि इस रोबोट का उपयोग क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुउपयोगी है। शालू एक शिक्षक हो सकती है। स्कूलों में छात्रों के सवालों का जवाब देने के लिए रोबोट टीचर के रूप में काम कर सकती है। सवालों के जवाब देने के लिए एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यालय में भी काम कर सकती है। न केवल मौखिक रूप से, बल्कि ये ईमेल के माध्यम से भी घर पर या फिर बूढ़े लोगों और बच्चों के लिए एक साथी के रूप में भी काम कर सकती है। यानी कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दिनेश पटेल की ये कोशिश कोरोना के इस दौर में और भी ज्यादा लाभकारी साबित होगी। मुंबई से शिशिर शेलार की रिपोर्ट, DD न्यूज। इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के हिंदी के अंक में इतना ही। नमस्कार।